हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SSC-UPSC-PDF.com पे। गाइज, आज हम बात करने हैं अबाउट लेटर मुगल्स, यानी कि जब मुगल्स के टाइम जो है करीब करीब खत्म होता जा रहा था, जब मुगलों का शासन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था जितना कि शुरुआत में चल रहा था। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके बाद, औरंगजेब के बाद कौन कौन से रूलर आए, उन्होंने क्या क्या चीजें की। और बच्चों, एक बात और बता दूं कि लेटर मुगल्स इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है जितना मुगल्स है, लेकिन हाँ, बस वही बात आती है कि हमें कोई भी टॉपिक देकर छोड़ना नहीं है। एग्जाम में कुछ नहीं पता कि कब कौन सी चीज कहाँ से आ जाए, तो इसलिए आपको लेटर मुगल्स में भी जो जो रूलर्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा और आपको वही चीजें बताई जाएंगी जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि बच्चों, जो लेटर मुगल्स में जो भी रूलर आए, उन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं किया जहां से ज्यादा क्वेश्चन बन सके। एक या दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है हर रूलर के बारे में, जो कि आज हमें पढ़नी है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है बच्चों कि हमारा ये एशियन हिस्ट्री का बैच जो है कंप्लीट हो चुका है और अब फिलहाल हमारा चल रहा है मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट, जो भी अब धीरे धीरे कंप्लीट होने वाला है। तो जो बच्चे नए हैं और जो हमारी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं बच्चों, आपको जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके वीडियो को विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं और इन वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आपको कंटेंट मिलेगा वो एकदम प्रिसाइज है। सारे क्वेश्चंस कवर हुए हैं इसमें एग्जाम में, जो बन सकते हैं या फिर जो पूछे जा चुके हैं। तो हर तरीके से ये कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बात करें अगर आज के सेशन के बारे में, लेटर मुगल्स के बारे में, तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें आज किन किन रूलर्स के बारे में पढ़ना है। यानी कि लेटर मुगल्स के अंदर बच्चों कौन कौन से रूलर हैं जो कि आते हैं, जिनसे कोई क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अब बच्चों, कितने रूलर्स हैं जिनके बारे में पढ़ना होगा यहाँ पे करीब करीब हमें 9 रूलर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, जो कि हमारे लेटर मुगल्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों कौन से रूलर है? सबसे पहले औरंगजेब के आए बहादुर शाह, जिन्होंने आके मुगल एम्पायर पे राज किया। उसके बाद आए जहेंद्र शाह, देन आए फक्रुसियार, देन आए मोहम्मद शाह, फिर इसके बाद सीधा आए अहमद शाह, देन आलमगीर 2, फिर आए शाह आलम 2, देन अकबर 2 और लास्ट में जो सबसे लास्ट है वो है बहादुर शाह 2। और बच्चों, इनके बाद मुगल एम्पायर का नामो निशान मिट चुका था, यानी कि हर तरह से मुगल एम्पायर खत्म हो चुकी थी। बच्चों, कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर की जो खत्म होने की शुरुआत है वो औरंगजेब के बाद से ही हो चुकी थी। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो औरंगजेब था बहुत क्रूर था, तो जो लोग थे वो मुगल शासक से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि भैया इन मुगलों ने तो दुखी कर दिया, जब देखो कोई नया नियम लागू कर देते हैं, हम पर इतना जुल्म ढा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह थी, जो कि मुगल जो है एम्पायर धीरे धीरे लूज होता जा रहा था, अपना कंट्रोल लूज करता जा रहा था। और क्या रीजन हो सकता है बच्चों? एक ये रीजन भी है कि वो फाइनेंशियली अब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे थे जितने वो बाबर या अकबर के टाइम पे थे। धीरे धीरे मुगल राज्य जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी खोता जा रहा था, यानी कि अब उसके पास इतनी पावर नहीं रही थी कि वो दूसरे स्टेट्स को भी अपने अंडर कर सके। और क्या रीजन हो सकता है? अब पहले क्या था बच्चों, अकबर का इतना इन्फ्लुएंस था पूरी कंट्री पे कि वो हर राजा जो है हर स्टेट का, टेरिटरी का डरता था कि भाई अकबर की बात नहीं मानी, अगर अकबर के साथ हाथ नहीं मिलाया तो कहीं ना कहीं कोई नुकसान भोगना पड़ेगा। अब अकबर का तो इतना इन्फ्लुएंस था, लेकिन धीरे धीरे मुगल राजाओं का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म होता जा रहा था, तो उनका जो शासन है वो भी लिमिटेड हो चुका था। यानी कि पहले जो शासन बहुत बड़े एरिया, बहुत वास्ट एरिया में फैला हुआ था बच्चों, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड स्पेस में हो गया था। यानी कि मुगल का शासन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के बच्चों देखो सारी बात वही आती है कि मुगल राजा जो थे अब वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग नहीं रहे, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे कि वो और लोगों को जो मना सके कि आप हमारे मुगल एम्पायर में शामिल हो जाइए। और बच्चों, क्या हुआ कि मुगल एम्पायर जैसे से खत्म होता जा रहा था, जैसे कि औरंगजेब के टाइम पे, तो उस टाइम और भी दूसरी पावर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा डेवलप हो रही थी, जैसे कि मराठा पावर। आपको मैंने पढ़ाया था ना औरंगजेब में
कि उन्होंने मराठा के द ग्रेट शिवाजी को एग्जीक्यूट किया था, लेकिन जो शिवाजी है वो वहां से भागने में कामयाब हो रहे थे। तो बच्चों इसी तरीके से जैसे कि मराठा पावर हो गई या फिर बंगाल पावर कह लो, अलग अलग पावर्स जो है डेवलप हो रही थी। सिखों की पावर भी डेवलप हो रही थी। अब अकेले मुगल्स एक अकेले इंडिया में स्ट्रॉन्ग नहीं रहे थे, बहुत सारे रूलर्स हैं जो आगे बढ़ रहे थे, जो मुगलों से कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर साबित हो रहे थे। तो बच्चों ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मुगल एम्पायर ने डिक्लाइन करना शुरू किया, और लेटर मुगल्स में जो भी रूलर हैं वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए अपने शासनकाल में, इसलिए उनसे ज्यादा कुछ हमें पूछा नहीं जाता। लेकिन मैं आपको जो लिमिटेड चीजें हैं जहां से कभी फ्यूचर में क्वेश्चन शायद बन सकता है, आपको मैं वो सारी चीजें बताऊंगी, तो आपको टेंशन फ्री रहना है कि मतलब कोई आपकी चीज छूट जाएगी। अगर किसी का 1 पॉइंट जरूरी है तो 1 पॉइंट बताया जाएगा, किसी के 6 पॉइंट जरूरी है तो आपको वो 6 के 6 पॉइंट बताए जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले रूलर के बारे में। और सबसे पहले रूलर जिनके बारे में हमें पढ़ना है बच्चों वो है बहादुर शाह फर्स्ट, जिन्होंने औरंगजेब के बाद यहाँ पे आके रूल किया था। अब जो बच्चों बहादुर शाह थे वो औरंगजेब के सक्सेसर थे, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की डेथ के बाद जो है इसको हासिल किया था मुगल की गद्दी को। और इनका बच्चों ओरिजिनल नेम था मुअज्जम। क्या था इनका ओरिजिनल नेम? मुअज्जम। अब मैंने आपको हमेशा बताया है कि हर किसी का ओरिजिनल नेम कुछ और होता था, लेकिन वो जब सत्ता में आते थे तो वो अपना एक नया टाइटल एज्यूम कर लेते थे। सेम इसी तरीके से बच्चों इनका असली नाम था मुअज्जम, और इन्होंने जब सत्ता हासिल करी तो इन्होंने अपना नाम रख दिया बहादुर शाह, यानी कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा ब्रेव हूँ, मेरे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, तो मैं अपना नाम रखूंगा बहादुर शाह। इसके बाद बच्चों इन्होंने अपने लिए एक और टाइटल को एज्यूम किया, और वो टाइटल कौन सा था? वो था बच्चों आलम शाह। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था कि औरंगजेब ने अपने लिए आलमगीर का, बहादुर का, जिंदा पीर का, इस तरीके के टाइटल एज्यूम किए थे। अब तो बाकी रूलर है वो क्यों पीछे रहे, उन्होंने भी अपने लिए नए नाम एज्यूम करे, नए नए टाइटल्स एज्यूम करे। तो सेम इसी तरीके से बच्चों बहादुर शाह ने भी अपने लिए एक टाइटल रखा था जो कि था आलम शाह। तो अगर बच्चों आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आलम शाह टाइटल किस रूलर ने एज्यूम किया था, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बहादुर शाह फर्स्ट। ओके बच्चों। अब औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ था बच्चों, जब तक सिख जो भी गुरु थे उनके खिलाफ वो बगावत करते आ रहे थे। चाहे आप बात कर लो शाहजहां की बात कर लो, आप चाहे जहांगीर की बात कर लो, चाहे फिर औरंगजेब की बात कर लो, ये सारे जो है सिख के जो गुरु थे इनके अगेंस्ट थे। कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूट करके उन्हें मार भी देते थे। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बहादुर शाह ने दिमाग लगाया कि जो सिख के गुरु हैं उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं, उनके साथ बहुत सारी प्रजा शामिल है, अगर मैं इनके अगेंस्ट में रहूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे आगे फ्यूचर में जाके नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बहादुर शाह ने अपनी जो सिखों के गुरु के साथ लड़ाई थी, जो उनके पूर्वजों की लड़ाई थी, उसको एक साइड रखते हुए उन्होंने बाकी जो सिखों के गुरु थे, यानी उस टाइम कौन से गुरु चल रहे थे? 10th गुरु ऑफ सिक्स चल रहे थे, गुरु गोबिंद सिंह। उन्होंने उसके साथ पीस बनाई, यानी उन्होंने उनके साथ शांति का प्रस्ताव रखा कि देखो जी मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना चाहे जो भी धर्म है आप उसको बढ़ाइए, मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा और ना ही आप मेरी सत्ता के बीच में आइएगा। तो इस तरीके से दोनों ने एक तरीके की ट्रीटी साइन करी कि ना आप हमारे बीच में आए ना ही हम आपके बीच में आएंगे। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुरु गोबिंद सिंह के साथ कौन सा ऐसा मुगल एम्परर है जिसने पीस साइन किया था या फिर ट्रीटी साइन की थी। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बहादुर शाह फर्स्ट। अब बच्चों बहादुर शाह फर्स्ट से आपके लिए बस इतनी ही चीजें हैं जो एग्जाम में बन सकती हैं, इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूलर की तरफ। अच्छा हाँ, बहादुर शाह ने बच्चों एक काम और किया था, उन्होंने जो है म्यूजिशियंस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ था कि औरंगजेब ने बोला कि इस्लाम धर्म में गीत की, संगीत की कोई जगह नहीं है,
इसलिए जो मेरा कोर्ट है वहां पे भी संगीतकारों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, और उसने उन सबको कर दिया था बैन। लेकिन बहादुर शाह फर्स्ट ने जब रूल करना स्टार्ट किया तो उसने कहा कि म्यूजिशियंस की भी बहुत एक इम्पोर्टेंस है हमारे यहाँ, हमें म्यूजिक को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसलिए उसने दोबारा से म्यूजिशियंस को जो है रिक्रूट किया अपने कोर्ट में, और उसने म्यूजिक को सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था। ओके बच्चों, आई होप तो यहाँ तक सब चीजें क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूलर की तरफ। नेक्स्ट रूलर जिसके बारे में हमें पढ़ना है बच्चों वो है जहेंद्र शाह। जहेंद्र शाह से भी आपको लिमिटेड चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे कि बच्चों इन्होंने थ्रोन संभाला था बहादुर शाह के बाद। अब सीरियसली जाहिर सी बात है कि भाई बहादुर शाह के बाद रूलर बने हैं तो यानी उन्हीं के बाद उन्होंने थ्रोन को संभाला था, इनके बीच में कोई और अगला रूलर नहीं था। इसके बाद बच्चों इन्होंने भी एक अच्छा काम किया था। जिस तरीके से बहादुर शाह ने बच्चों जो है म्यूजिशियंस को सपोर्ट किया था, उसी तरीके से जहेंद्र शाह ने भी बच्चों जजिया टैक्स को कर दिया था खारिज, जिसको जहांगीर के टाइम पे हट चुका था, अकबर हटा चुका था, और औरंगजेब जो है जजिया टैक्स को दोबारा लगा चुका था। तो जहेंद्र शाह ने क्या बोला कि हमें जजिया नहीं लगाना है, हर किसी का अधिकार है अपने धर्म को मानने का, अपने धर्म के हिसाब से जीने का। तो आज के बाद मेरी प्रजा पे जजिया टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद जो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज बनती है बच्चों कि जहेंद्र शाह के टाइम से पपेट एम्परर की जो टाइमिंग है वो शुरू हो गई थी। ये सबसे पहले पपेट एम्परर थे। अब पपेट एम्परर का मतलब क्या होता है कि राजा तो ये बने लेकिन असलियत में राज कोई और करता था। यानी कि जहेंद्र शाह से सामने आईने के सामने दिखाने के लिए राजा थे, लेकिन असलियत में पीछे से कठपुतली कौन चला रहा था उनकी, वो चला रहे थे कोई और जो बच्चे पीछे से रह के शासन करते थे उनको कहा जाने लगा किंग मेकर्स। यानी कि जहेंद्र शाह के टाइम से ही किंग मेकर्स का कॉन्सेप्ट जो हो शुरू हुआ। यानी कि जो किंग मेकर्स होते थे वो सेलेक्ट करते थे कि ये राजा बनेगा, दुनिया के सामने ये राजा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा पपेट रहेगा, उसको जैसे हम खिलाएंगे जैसे हम चलाएंगे वो सिर्फ वैसे ही चलेगा। तो जो सबसे पहले मुगल में पपेट एम्परर थे बच्चों वो थे जहेंद्र शाह। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट पपेट मुगल एम्परर। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा जहेंद्र शाह। अब जहेंद्र शाह से बच्चों यही कुछ लिमिटेड चीजें थी जो आपको आगे बन सकती हैं एग्जाम में। तो मूव ऑन करते हैं आगे सेशन में और नेक्स्ट रूलर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूलर जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है फर्रुखसियार। कौन है बच्चों? वो है फर्रुखसियार। अब जिस तरीके से बाकियों का शासन काल इतना कुछ ज्यादा ग्रेट नहीं रहा, सेम इसी तरीके से फर्रुखसियार का भी शासन काल कुछ इतना ज्यादा ग्रेट, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा। अब मैंने आपको क्या बताया कि जहेंद्र शाह के टाइम पे पपेट का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो चुका था। तो अगला रूलर भी जो है सेम इसी तरीके से बना। इस टाइम जो किंग मेकर्स थे यानी कि जो सिलेक्ट करते थे कि किंग कौन बनेगा वो थे बच्चों सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स की हेल्प से ही ये रूलर बने थे, यानी कि ये भी थे एक तरीके से उनके पपेट। राज चलेगा कहीं ना कहीं सैयद ब्रदर्स का, लेकिन दुनिया के सामने नाम किसका आएगा कि राजा कौन है? राजा है फर्रुखसियार। तो सैयद ब्रदर्स की हेल्प से ये राजा बने बच्चों। इन्होंने एक काम और किया। अब मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ इंडिया में आ गई थी और यहाँ पे इनका रूल चल रहा था। ये हर राजा के पास जाते थे कि आप हमें यहाँ पे ट्रेड करने की परमिशन दे दीजिए, और राजा जो एम्परर होते थे वो बोलते थे कि भैया देखो कर लो, बदले में हमारा टैक्स और हमारा रेवेन्यू हमें दे देना। तो अब तक जो भी ब्रिटिशर्स आ रहे थे उनकी कंपनियां कैसे चल रही थी कि भैया कंपनी चलाओ और बदले में टैक्स दे दो। लेकिन जो फर्रुखसियार था उसने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया और उसने बोला कि अब से जो भी ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आके ट्रेड करना चाहते हैं, अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। यानी कि वो फ्री है ट्रेड करने के लिए। अब उन्हें कोई भी रेवेन्यू मुझे नहीं देना, बस उन्हें ये करना है कि आके एक बार परमिशन ग्रांट करनी है, और मैं उन्हें अगर परमिशन दे देता हूँ तो उन्हें बदले में मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना है।
तो एग्जाम में भी पूछा जा चुका है बच्चों कि कौन से ऐसे मुगल एम्परर थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को फ्री टैक्स ट्रेड अलाउ किया था इंडिया में। तो बच्चों कौन थे वो थे फर्रुखसियार। इसके बाद बच्चों सुरमन कमीशन भी इन्हीं के टाइम पे इंडिया में आए थे। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि हर रूलर के कोर्ट में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट पर्सन आया होता था जिसने बाहर के पर्सन ने आके यहाँ पे विजिट किया होता था, क्योंकि एग्जाम में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्रुखसियार के कोर्ट में बच्चों ब्रिटिशर्स की सुरमन कमीशन जो है वो आई थी। अब ये भी क्यों आई थी, लिहाजा सी बात है भैया, हमें तो कंपनी खोलनी है, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के लालच में यहाँ पे आते थे। तो उन्होंने भी कंपनी के लिए ग्रांट मांगने आए थे। तो इसलिए बच्चों सुरमन कमीशन फर्रुखसियार के टाइम पे इंडिया में विजिट किया था इन्होंने। इसके बाद बच्चों क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये राजा बने थे सैयद ब्रदर्स की मदद से ही, और इनका शासन भी सैयद ब्रदर्स के वजह से ही छूटा, क्योंकि आगे चल के सैयद ब्रदर्स ने ही फर्रुखसियार को मार दिया। वो ही बने फर्रुखसियार के मौत का कारण। और कैसे बच्चों, सैयद ब्रदर्स ने जो है मराठाओं के साथ मेल करा। मराठाओं ने जाके सैयद ब्रदर्स को अप्रोच किया कि भाई देखो हमारा ऐसा ऐसा है, हम चाहते हैं कि जो मुगल एम्पायर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, बदले में आपको जो चाहिए आप हमसे ले लेना। अब सैयद ब्रदर्स को भी उस टाइम अपना लालच दिखा कि भाई ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और मराठाओं ने और सैयद ब्रदर्स ने मिलके फर्रुखसियार को मार दिया। और यहाँ से बच्चों चैप्टर क्लोज होता है फर्रुखसियार का, और अगले शासक की एंट्री होती है बच्चों जो कि थे मोहम्मद शाह। यानी फर्रुखसियार के बाद जिसने नेक्स्ट रूल किया वो थे बच्चों मोहम्मद शाह। अब इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में बच्चों, इनको कहा जाता था रंगीला राजा। अब रंगीला राजा कैसे, मतलब ये बहुत ही ज्यादा प्लेजर सीकिंग पर्सन थे। प्लेजर सीकिंग मतलब कि थोड़े से इनके रंग मिजाज थोड़े से अलग थे। इन्होंने क्या बोला, भाई मेरे कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ लेडीज होंगी, सिर्फ और सिर्फ दासियां होंगी, मेरा सारा काम सिर्फ दासी करेंगे, मेरे कोर्ट में जो है सिर्फ औरतें होंगी, कोई भी आदमी जो है 1 मीटर के अंदर 10 मीटर के अंदर मेरे आसपास नहीं होना चाहिए। मतलब उनको आदमियों से इतना ज्यादा बहर था और औरतों से उतना ही ज्यादा प्रेम था उन्हें। तो इसलिए उनको जो है रंगीला राजा भी बोला जाता था। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए बच्चों कि रंगीला राजा किसे बोला जाता था, तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे बच्चों, मोहम्मद शाह को बोला जाता था। अब आपको रीजन भी पता चल गया है कि क्यों बोला जाता था। अब बच्चों मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो शाहजहां के टाइम पे पर्शियन इन्वेडर नादर शाह आया था जिसने पीकॉक थ्रोन। अब शाहजहां के टाइम पे क्या हुआ था बच्चों, उन्होंने एक तख्ते तोस यानी कि पीकॉक थ्रोन बनाया था, और वो बहुत ही ज्यादा कीमती था। और मैंने आपको उस टाइम पे जिक्र भी किया था कि इस थ्रोन को लेटर मुगल्स के टाइम पे एक रूलर था, उस टाइम पे एक पर्शियन इन्वेडर नादर शाह नाम का एक पर्सन आया था और इस पीकॉक थ्रोन को वह यहाँ से चुरा के ले गया था। तो बच्चों वो लेटर मुगल्स का राजा कौन था, वो था मोहम्मद शाह। यानी कि जब मोहम्मद शाह का रूलिंग पीरियड चल रहा था, जब नादर शाह ने आके इंडिया में हमला किया, और जब इंडिया में हमला किया तो उसकी बैटल हुई बच्चों मोहम्मद शाह के साथ, और मोहम्मद शाह उस बैटल में हार गया। और जो इनकी बैटल हुई थी बच्चों वो थी बैटल ऑफ करनाल। वो कौन सी बैटल थी बच्चों, वो थी बैटल ऑफ करनाल। जब बैटल ऑफ करनाल हुई मोहम्मद शाह के बीच में और नादर शाह के बीच में, तो इसमें जो है मुगल एम्पायर के राजा मोहम्मद शाह हार गए। और जब नादर शाह जीता तो यहाँ से वो यहाँ का बहुमूल्य बहुत ही ज्यादा कीमती पीकॉक थ्रोन यहाँ से ले गया, और पीकॉक थ्रोन के साथ ही वो ले गया कोहिनूर डायमंड भी, क्योंकि बच्चों उस पीकॉक थ्रोन के अंदर कोहिनूर डायमंड जड़ा हुआ था। तो जब वो वहां से पीकॉक थ्रोन लेकर गया तो साथ ही में चला गया कोहिनूर डायमंड भी। तो एग्जाम में मैंने आपको बताया था, ये पूछा जा चुका है कि जो तख्त था पीकॉक का वो कौन ले गया था इंडिया से। तो बच्चों कौन ले गए थे, वो ले गए थे नादर शाह। इसके बाद यहाँ से मोहम्मद शाह की भी स्टोरी खत्म होती है, क्योंकि बैटल ऑफ करनाल में इनकी मृत्यु हो जाती है और शुरुआत होती है नेक्स्ट स्टोरी की, यानी कि नेक्स्ट शासक की।
नेक्स्ट शासक कौन है बच्चों? ये है हमारे अहमद शाह। जो बच्चों अहमद शाह थे वो नादर शाह के ही जनरल थे, यानी कि वो उन्हीं के साथ काम करते थे। अब जब नादर शाह यहाँ आए, यहाँ पे इन्होंने विजय प्राप्त की और वो जो पिछला राजा था उसे मार दिया, तो इन्होंने यहाँ पे अपने जनरल को छोड़ दिया कि ठीक है भैया तुम यहाँ अपना राजपाट संभालो, मैं तो चला अपने देश वापस, मुझे यहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद बच्चों अहमद शाह ने यहाँ का सारा राज्यभार संभाला और ये बच्चों थे अफगानिस्तान के, और ये भी जो है नादर शाह के साथ ही जो है इंडिया में आए थे। इन्होंने इन्वेड किया था और यहाँ पे आके रूल करना स्टार्ट किया था। अहमद शाह से आपके लिए कोई भी ज़रूरी क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि इनके राज्यकाल में कोई भी ऐसी चीज़ हुई ही नहीं जो अब से एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जा सके। अब नेक्स्ट बच्चों हमें पढ़ना है अगले शासक के बारे में, जो कि है आलमगीर टू। अब आलमगीर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक बार, एक और राजा था जिसने आलमगीर का टाइटल एज्यूम किया था बच्चों, और वो कौन थे? वो थे औरंगजेब। उन्होंने अपने लिए आलमगीर का टाइटल जो है यूज किया था। अब इसके बाद इन्होंने भी अपना नाम आलमगीर रखा। अब बच्चों इन्होंने कुछ ऐसा खास नहीं किया था अपने शासन में, मतलब कोई इन्होंने ऐसे कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाए, कोई इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं किए, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया। इनके बारे में हमें बस 2-3 चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि बच्चों इनके टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी। अब बैटल ऑफ प्लासी बच्चों किसके बीच में लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी बच्चों ब्रिटिशर्स के बीच में एंड बंगाल पावर्स के बीच में। ब्रिटिश यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो, और जो बंगाल में उस टाइम जिनका राज चल रहा था उनके बीच में। अब फाइट क्यों लड़ी गई? अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना बढ़ावा मिल चुका था कि वो हर जगह अपना राज चलाने लगी, मतलब कि वो चाहती थी कि हम क्यों इनसे परमिशन ले, ये लोग तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, क्यों ना हम ही यहाँ पे राज करें, तो ना तो हमें किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, ना ही किसी को टैक्स देना पड़ेगा, ना ही किसी से हमें अपोजिशन फेस करना पड़ेगा, तो हम इन लोगों पे अच्छी तरह रूल कर पाएंगे। अब जो बंगाल के लोग थे, बंगाल की जो पावर्स थी वो इसके खिलाफ थी। इसी बात पे बहसा बहसी हुई अपने ब्रिटिशर्स की और बंगाल पावर्स की, और इनके बीच में एक युद्ध हुआ जिसको बोला गया बैटल ऑफ प्लासी। तो बच्चों जो बैटल ऑफ प्लासी है वो आलमगीर टू का जब राज चल रहा था वो उसके दौरान लड़ा गया था। इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में भागीदारी नहीं की थी, ये बस इनके टाइम पर लड़ा गया था जब ये शासक थे। इसके बाद बच्चों इन्होंने जो बैटल लड़ी थी वो लड़ी थी द फेमस बैटल ऑफ पानीपत थर्ड। बैटल ऑफ पानीपत थर्ड लड़ी थी इन्होंने मराठास के साथ, जिसमें आलमगीर टू की विजय हुई थी। तो आपका एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है कि जो बैटल ऑफ पानीपत थर्ड है वो किसके बीच में हुई थी? तो बच्चों ये हुई थी आलमगीर टू के बीच में और मराठास के बीच में। और इसमें विजयी कौन हुए थे? इसमें विजयी हुए थे हमारे आलमगीर टू, और मराठास को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शाह आलम टू के बारे में। देखो इन्होंने वही नाम रिपीट करते जा रहे हैं, जो इनको फेमस थे उन्हीं के आगे टू टू लगा के इन्होंने अपने नाम रिपीट कर रखे हैं। अब बच्चों जो शाह आलम टू थे उनका भी मतलब कुछ ऐसा खास नहीं था, मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाला उनका भी राज्यकाल रहा, क्योंकि ब्रिटिशर्स के डर से ये 12 साल जो है गायब रहे थे। क्या रहे थे बच्चों? ये 12 साल तो गायब ही रहे थे। राजा तो ये थे नाम के लिए कि भाई देखो मुगल एम्पायर पे मेरा राज चल रहा है, लेकिन 12 साल तक ये छुप के रहे थे। और जब ये वापस आए बच्चों तो इन्होंने लड़ी बैटल ऑफ बक्सर। अब किसके साथ लड़ी? ये ब्रिटिशर से लड़ी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 12 साल तक उनकी वजह से ही जो है छुपते रहे थे। और जब ये सामने आए तो उनकी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई हुई बैटल ऑफ बक्सर, और बैटल ऑफ बक्सर में जो है बच्चे जीते ब्रिटिशर्स और हार हुई हमारे शाह आलम टू की, यानी कि ये हार चुके थे। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो बैटल ऑफ बक्सर्स है वो बच्चों किसके बीच में हुई थी, तो वो हुई थी बच्चों शाह आलम टू के बीच में और ब्रिटिशर्स, यानी कि आप बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इनके बीच में बैटल हुई थी। शाह आलम टू से बच्चों यही चीज़ें बनती हैं आपको, और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है जो पूछा जा सकता है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट रूलर आते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है बच्चों, वो है अकबर टू। एक तो थे अकबर,
एक थे अकबर टू, या इसलिए इनको टू आगे लगा दिया गया ताकि आप इजिली नाम को डिफ्रेंशिएट कर सके। इसके बाद बच्चों राज चला अकबर टू का। इनके बारे में हमें बस एक चीज पढ़नी है कि अकबर टू के टाइम पे राजा राम मोहन रॉय सरवाइव करते थे। राजा राम मोहन रॉय तो सबको पता होगा ना, इन्होंने बच्चों सती को जो है सती प्रथा के खिलाफ विरोध किया था कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको एग्जाम में देखो ये पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे पर्सन थे जिसने सती के खिलाफ सबसे पहले विरोध किया था, तो वो थे बच्चों राजा राम मोहन रॉय। तो अकबर टू के टाइम पे राजा राम मोहन रॉय सरवाइव करते थे और अकबर टू ने ही इन्हें राजा का टाइटल दिया था। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए बच्चों कि राजा का टाइटल राजा राम मोहन रॉय को किसने दिया था, वो दिया था अकबर टू ने। इससे पहले बच्चों इनका नाम था सिर्फ राम मोहन रॉय, लेकिन अकबर टू ने इनके नाम के आगे राजा भी लगाया क्योंकि ये इनके कार्यों से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। तो अब बढ़ते हैं चलो बच्चों नेक्स्ट रूलर के लिए, कि क्योंकि आपको अकबर टू से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट अब जो लास्ट हमारे रूलर बच्चे हैं वो है बच्चों बहादुर शाह टू, यानी कि जो ये थे ये मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर थे। इसके बाद मुगल एम्पायर का सत्ता जो है बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, यानी कि मुगल एम्पायर का नामो निशान इनके बाद नहीं बचा। तो लास्ट मुगल एम्परर कौन थे बच्चों, वो थे बहादुर शाह टू। अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए कि जो लास्ट मुगल एम्परर है वो कौन थे, तो वो थे बच्चों हमारे बहादुर शाह टू। ठीक है, इसके बाद ये बच्चों किसके बेटे थे, ये थे बेटे अकबर टू के, और उन्होंने जो है अकबर टू के बाद गद्दी संभाली। और इनके बारे में एक बात क्या है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुगल एम्पायर है, जो इनके रूलर्स हैं, उनकी सत्ता कहीं ना कहीं बिखरती जा रही थी। और जब इनका टाइम आया तो मुगल एम्पायर इतनी ज्यादा वीक हो चुकी थी कि इनका शासनकाल पूरी की पूरी दिल्ली में नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड दिल्ली पे ये रूल करते थे। ओल्ड दिल्ली यानी कि दिल्ली 6, या फिर जिसको शाहजहां ने बनाया था, और क्या नाम रखा था इसका, शाहजहानाबाद। मैंने ये लास्ट क्लास में शाहजहां वाली क्लास में बच्चों को बता चुकी हूँ कि जो शाहजहानाबाद की जो नाम की सिटी है ये शाहजहां ने बनाई थी, जिसको आज हम दिल्ली 6 और ओल्ड दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों बहादुर शाह टू के टाइम पे जो है जो मुगल एम्पायर की जो नींव है वो सिर्फ यहीं तक सिमट के रह गई थी, यानी कि पूरी दिल्ली पे भी ये शासन नहीं कर रहे थे, इतने ज्यादा वीक हो चुके थे। और बच्चों इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है जंग छेड़ी, क्योंकि ब्रिटिशर्स से कहीं ना कहीं सारे लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो अपनी बहुत ज्यादा मनमानी करने लगे थे। तो उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था रिबेलियन ऑफ इंडिया 1837 में, जब लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है लड़ाई छेड़ी कि भाई अब हम तुम्हारी जो है ये सारी बेकार हरकतें नहीं सहेंगे, अब हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उस चीज में बच्चों इन्होंने भी जो है रिबेलियन में लोगों का साथ दिया और सपोर्ट करा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन उस टाइम तक बच्चों ब्रिटिशर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे कि उन लोगों की इनके आगे नहीं चली, और ब्रिटिशर्स ने इनको जो है कैद कर लिया और ले जाके रंगून में डिपोर्ट कर दिया, मतलब रंगून में इनको रखा गया। और जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई इनको रंगून में ही रखा गया, यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत तो करी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उस टाइम पे मुगल एम्पायर स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था और जो ब्रिटिश पावर्स थी बच्चों वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। इसलिए उनको जो है रंगून ले जाया गया और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई उन्हें वहीं रखा गया। तो इनकी मृत्यु से इनकी स्टोरी भी यहीं ख़त्म होती है, और इनकी स्टोरी के साथ ही बच्चों मुगल एम्पायर की स्टोरी भी हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इनके लिए हमें एक चीज़ और पढ़नी है कि बच्चों ये पोएम्स लिखते थे और इनके जो पेन नेम है वो था जाफर। बच्चों पेन नेम क्या होता है कि अगर कोई भी कहानी लिख रहा है या फिर कोई पोम लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, और अगर उसके लिए वो अपना असली नाम ना यूज करके कोई और एक अलग नाम यूज करे तो उसको बोलते हैं पेन नेम।
ठीक है, जो जिस नाम से अपनी कविताएं छापे या कविताएं लिखे, स्टोरीज लिखे, उसको बोलते हैं पेन नेम। सेम इसी तरीके से बच्चों बहादुर शाह जाफर भी जो है पोएम्स लिखते थे, और किस नाम से लिखते थे बच्चों, वो लिखते थे जाफर के नाम से, इसलिए इनका पूरा नाम पड़ा बहादुर शाह जाफर, क्योंकि जाफर था इनका पेन नेम। अच्छा बच्चों, यहाँ से खत्म होती है स्टोरी मुगल एम्पायर की, यानी कि अब मुगल एम्पायर का हमने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। आपको हर एक राजा के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है, क्या क्या क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं या फिर क्या आगे पढ़े जा सकते हैं, आपको जो है हर एक चीज़ प्रिसाइज तरीके से पढ़ाई गई है। अब बच्चों हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में, और अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों मराठास के बारे में, यानी कि शिवाजी के जो टाइम के मराठास है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि मराठा पावर में क्या क्या रूल आते हैं और उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, उनसे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। तो बच्चों अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, या फिर आप चाहते हैं हम कोई टॉपिक आपके लिए पढ़ाएं, तो आप ज़रूर बच्चों कमेंट करना, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ आ रही है और क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चों कमेंट करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको जल्दी से पता लग जाए, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए, टाइम ना गवाया जाए। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे या फिर जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करते हैं तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं गंवाना है। तो बच्चे जुड़े रहिए sscupscpdf.com के साथ, ऐसे ही नए नए लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, अलग अलग तरीके से मिलते रहेंगे, इनोवेटिव तरीके से, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए बच्चों थैंक यू एंड गुड बाय।